सवाल जवाब का हमारा सत्र लगातार जारी है और अभी शाम के समय का सवाल जवाब का सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। परवीन बुनकर साचौर राजस्थान से सवाल पूछा गया है। राजस्थान के जालोर जिले के साचौर तहसील का रहने वाला हूँ। हमारे साचौर में हमारे साथ ओबीसी वर्ग द्वारा छुआछूत, भेदभाव और जातिशोधक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति को भेजने का कष्ट करे। आपको राजस्थान का जो बामसेप संगठन है और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेशन करिए और अपने इलाके में ओबीसी का संगठन निर्माण करने की कोशिश करिए मिलजुल कर। जब ओबीसी का संगठन बनेगा, ओबीसी में जागृति बढ़ेगी, तो ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनकर ओबीसी काम नहीं करेगा, अपने मुक्ति के लिए, अपने आज़ादी के लिए काम करेगा। जब वो अपने मुक्ति, अपने आज़ादी के लिए काम करेगा, तो आज़ादी के आंदोलन को लड़ने के लिए वो अकेला लड़ नहीं पाएगा, तो दूसरे गुलाम वर्ग के लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगा और इस तरह से भाईचारा निर्माण होने की प्रक्रिया ओबीसी के द्वारा भी शुरू होगी। ऐसा करना चाहिए, आपको पहल करके ये काम करना चाहिए। अरविंद बालाधरे, देश के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विचारधारा बामसेप का मुखपत्र दैनिक मूल्यवासी नायक सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो। मार्गदर्शन कीजिए। मैं बैतूल मध्य प्रदेश में एजेंसी लेने को तैयार हूँ। हमारे बेरोजगार बहुजनों को रोजगार भी मिलेगा। हम लोगों ने हमारी विचारधारा के आधार पर डेली पेपर चलाए थे, साप्ताहिक पेपर चलाए थे, पाक्षिक पेपर चलाए थे, अभी भी चल रहे हैं। मगर ज़माना बदल गया है। बदले हुए ज़माने के साथ में अभी ये सारे अखबार ऑनलाइन ही उपलब्ध हो रहे हैं या उपलब्ध हम लोग कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि भारत में सबसे मजबूत, सबसे बड़ा सोशल मीडिया खड़ा किया जाए। तो 2024 तक ये बहुत बड़ा मीडिया खड़ा करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको सोशल मीडिया खड़ा करने की दिशा में जो प्रयास संगठन के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप साथ सहयोग करिए। सिराज मुजावर, सिराज मुनव्वर में बंगलोर में, मैं बंगलोर में नागवार रोड, पिलाना गार्डन, मेडिकोप हॉस्पिटल, बेंगलोर 560045 में पर रहता हूँ। मेरे घर में 1-2 दिन का आटा राशन अवेलेबल है। मेरे 2 बेटे, बहू, 3 बच्चे हैं। मेरे बीवी के साथ रहता हूँ। मुझे मदद भिजवाने की कोशिश करिए। बेंगलोर के हमारे जो संगठन के लोग हैं, उनका संपर्क पता आपको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो रहमान फाउंडेशन के लोग हैं बेंगलोर में, उनका भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन से हम ये काम कर रहे हैं। तो उनका भी एड्रेस भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। आशीष परमार, धार्मिक संस्थानों का धन जाहिर जनता के लिए ओपन करना चाहिए। धार्मिक संस्थानों का धन जनता के लिए जाहिर करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। ये बात तर्कसंगत है, मगर जिन लोगों का देश पर कब्जा है,
उन लोगों का ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर कब्जा है, तो वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अपने ही हितों के विरोध में जाकर ये कार्य करने का काम वो नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें अपना राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना चाहिए, उस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना चाहिए और उस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। उससे ये काम हो सकता है। अजय नागवंशी, मैं अजय नागवंशी कादीपुर सुल्तानपुर से। मेरा एक सवाल है, बामसेब या बहुजन क्रांति मोर्चा की अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं है? जो सोशल मीडिया है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल का प्रबंध है वो उद्योगपति और व्यापारियों के विज्ञापन के बगैर नहीं चलाया जा सकता, और हमारे पास उद्योगपति और व्यापारियों का संगठित समूह नहीं है, इसलिए इसको नहीं चलाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया चलाने का हम लोगों ने निर्णय किया, और ये धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी प्रभाव क्षेत्र में रूपांतरित हो रहा है। जब हमने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की थी तो 7 लाख लोग इसके रीच में थे। अभी इसके रीच में 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंच बन रही है। ज्योति फुले, सर जी आप कैसे हैं? सर, मेरा विषय इस प्रकार से है कि आजकल हम बहुसंख्यक बहुजनों के इतिहास भीमा कोरेगांव पर एक फिल्म ही भीमा कोरेगांव के नाम से निर्माण हो रही, जो आजकल मुंबई से 80 किलोमीटर दूर कर्जत में अभिनेता अर्जुन रामपाल पर बनाई जा रही है। सर, इसका टाइटल नाम ही भीमा कोरेगांव रखा गया है, और फिर इसके अंदर भीमा कोरेगांव का हम बहुसंख्यक बहुजनों के इतिहास से भी बहुत बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जाएगी। सर, ये आप आदेश करते हैं तो भारत में हमारे लॉयर विंग्स के द्वारा इसे रोकना ही है। इसके लिए विरोध भी हम करेंगे। आप इसमें गंभीरता से अमल करवाइए। आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। राजू, नैनीताल, उत्तराखंड। साथियों, राजू नैनीताल के द्वारा जो सवाल पूछा गया है उसके अनुसार ये बात कहा जा सकता है कि अगर ऐसी कोई फिल्म बन रही है तो निश्चित रूप से इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। अभी हमारी जानकारी में नहीं है, मगर जैसे ही ये आएगी उस दौरान अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसके लिए हर संभव लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे और आंदोलन की भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। विनय कुमार बौद्ध, कैसे साबित करोगे कि केजरीवाल ने ईवीएम में घोटाला किया? 47 विधानसभा में जो पेपर टेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्र है, वो कागजी मतपत्र का मिलान ईवीएम मशीन से किया गया तो उसमें मिलान नहीं हुआ, यही अपने आप में सबूत है। मिलान ना होना अपने आप में सबूत होता है घोटाले का। इस बात को समझने की ज़रूरत है। विशाल बाम्बोले, हमें आपके बारे में कुछ हमारे लोगों ने बताया कि आप ब्राह्मण लोगों के साथ मिले हुए हैं। मैंने उनसे सबूत मांगा पर नहीं दे पाए। मैंने सोशल मीडिया से छानबीन की, मुझे कुछ नहीं मिला। पर आप जिसके बारे में गलत कहा वो आरोप सही पाए गए, इसलिए मेरा विश्वास पहले से 1000 गुना बढ़ गया है आपके ऊपर। आगे संगठन, विचारधारा और आंदोलन के लिए हमें साथ और सहयोग करेंगे। जय मूल निवासी। हमारे विरोध में जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग खुद ही उनके साथ मिले हुए हैं, और जो उनके साथ मिले हुए हैं और हम कई बार कई प्रकार के सबूत लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरे लोग जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं उनके पास किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं है, ना सबूत मिल सकते हैं। आरएसएस और ब्राह्मणों की इस देश में एक विचारधारा है
और केवल मात्र हमारे पास वैकल्पिक विचारधारा है उसका विरोध करने वाली, और उसके विकल्प में नया समाज और नया देश निर्माण करने वाली विचारधारा केवल हमारे पास है। इसलिए हम लोग उनके साथ मिले हुए हैं। ये प्रोपेगेंडा दलाल किस्म के और भड़वे किस्म के लोग कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। सरमन बोध यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम और तमिलनाडु में मूल निवासी आंदोलन के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। तो इन राज्यों में आंदोलन बढ़ाने का बामसेफ का क्या ठोस प्लान है? सरमन बोध जी, यूपी में हमारा कितना बड़ा संगठन का जाल फैला हुआ है, बिहार में कितना बड़ा फैला हुआ है, बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, ओडिशा में कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, आपके पास जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आपके सवाल से ऐसा लग रहा है आपके पास जानकारी नहीं है। दूसरा, असम जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारा स्टेट है हमारे देश का, उसमें भी हमारा नेटवर्क सारे आसाम में कम और अधिक पैमाने पर फैला हुआ है, और वहाँ 3 जगह हमारे ऑफिसेज चल रहे हैं महत्वपूर्ण सेंटर पर। और तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मगर वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम अब दूर किया गया है। और आने वाले समय में कोरोना का ये मामला अगर खड़ा नहीं हुआ होता तो अभी हमारा अभियान 1 अप्रैल को तमिलनाडु में प्रवेश कर गया होता। मगर आने वाले समय में कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त होते ही हम लोग इस दिशा में साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में पूरे ताकत के साथ काम करने वाले हैं। मोहम्मद इस्माइल, क्या फरवरी में प्रकाशित होने का आश्वासन के रूप में मूल निवासी के डीएनए से संबंधित पुस्तक हिंदी में प्रकाशित हुई है? मराठी में हुई है, हिंदी और अंग्रेजी की किताब तैयार हो रही है, और अप्रैल या मई एंड तक ये किताब मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। मंगेश सालवे, आदरणीय खाबड़े साहब ने क्रांति के कुछ लक्षण बताए थे। क्या आने वाले समय में बामसेफ अथवा उनके सहयोगी संगठन द्वारा होने वाले क्रांति के कुछ लक्षण आप बता सकते हैं? खाबड़े साहब ने जितने बताए हैं उतना ही अभी तक जानना जरूरी है। आगे के लिए आपको हमारे प्रशिक्षण और ट्रेनिंग कैंप अटेंड करनी चाहिए। निशांत मधाड़े, सर आज ईवीएम मशीन मूल निवासी बहुजन समाज की मूल समस्या है, तो अन्य बहुजन संगठन इस मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं चला रहे हैं? उनको जोड़ने के लिए कैसे प्रयास किया जाए? अन्य संगठन ईवीएम मशीन के खतरनाक मंसूबों के बारे में, उनके परिणाम और प्रभाव के बारे में बहुजनों के संगठन जागृत नहीं है। उनको जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के तमाम संगठन जोड़े जा रहे हैं। 29 जनवरी को जब 2020 को जब भारत बंद करवाया गया था, उस समय बड़े पैमाने पर ये संगठन लाखों की संख्या में जुड़े थे। और आप अपने लेवल पर भी ऐसे संगठन ढूंढने का प्रयास करें और जोड़ने का प्रयास करें। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना ये चीन का जैविक हथियार है, क्या ये सच है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और भारत सरकार ने ऐसा कुछ घोषित नहीं किया है, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शासक जाति जानबूझ के कोरोना का डर फैला रही है और इसके पीछे सरकार के षड्यंत्रकारी मंसूबे हैं। यदि ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको विरोध करने का तरीका ये है कि हमारे लोगों को जागृत करो, हमारे लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन जो बनाया जा रहा है उसमें साथ सहयोग करो, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए मदद करो। तो हमारे पास एक वैकल्पिक आंदोलन रहेगा जिसके द्वारा हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग NPR का विरोध कर रहे हैं उनका मताधिकार छीन लेंगे
और उन्हें सरकारी सुविधा से वंचित करेंगे। मताधिकार जब तक किसी को विदेशी साबित नहीं किया जाएगा तब तक मताधिकार नष्ट नहीं किया जा सकता। सरकारी सुविधाओं को वंचित करने का प्रोपेगेंडा भय पैदा करने का प्रोपेगेंडा है ताकि उनके जाल में फंसाया जा सके। इसे सतर्क रहने की जरूरत है। कमलेश अहिरवार, सर इंदौर में रहता हूं पर यहां पर कोई हेल्प नहीं हो रही है। अहिरवार जी, अगर आपको हेल्प नहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश के जो हमारे संगठन के ऑफिस बेरर है उन ऑफिस बेरर के लोगों के साथ संपर्क करो और उनसे जानकारी लो और उनको हेल्प मांगो। सिकंदर भारती, देश में नेशनल मीडिया पूरी तरह झूठ और अफवाह न्यूज़ फैलाकर बहुजन लोगों को तंग कर दिया है। इसके लिए और क्या करें? जो नेशनल लेवल का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें कंप्लेंट करना चाहिए और आपके पास अगर ऐसे कोई सबूत है तो सबूत के द्वारा हमारे पास उसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए। उसके आधार पर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। सुधीर सोनटक्के, कोरोना वायरस का प्रभाव भारत में फैलने के बाद जो ब्राह्मण लोग विदेश में फंसे हुए थे उनको भारत में आने तक भाजपा ने सभी प्रवासी सेवाएं चालू रखी। जैसे ही उनके लोग भारत में प्रवेश कर चुके उसके तुरंत बाद सभी प्रवासी सेवाएं उन्होंने बंद करवाई। इसकी वजह से हजारों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सभी राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा ब्राह्मणों के ईवीएम में हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से बड़े पैमाने पर संविधान के नाअमल का संकट खड़ा हो रहा है और इस षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए इस मुद्दे को हम आने वाले समय में राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले हैं। इंजीनियर विपिन कुमार, क्या कोरोना के बहाने गरीब और मजदूरों की संख्या कम करने की साजिश है? लॉकडाउन करने से पहले सरकार जिम्मेदारी नहीं बनती थी लोगों को घर तक पहुंचाया जाए? बिना कोई सलाह मशवरे के लॉकडाउन किया गया? कृपया जवाब जरूर दें। सरकार ने असंगठित मजदूरों की समस्या का पूर्वाकलन करना चाहिए था, उनको मदद करने का प्लान बनाना चाहिए था, मगर ये मदद किए बगैर ही सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया। लॉकडाउन घोषित किया, करना चाहिए था पहले, मदद नहीं किया तो अभी भारत सरकार के पास बहुत सारे साधन संसाधन हैं, अभी भी सरकार इसकी मदद कर सकते हैं और उनको किया जाना चाहिए। हम भी इसमें संगठन के लेवल पर प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार है। अक्षय कुमार, बहुजन क्रांति मोर्चा आज़ादी का जो आंदोलन खड़ा कर रहा है, इस आज़ादी में गरीब BPL लोगों को क्या फ़ायदा होगा? हम ये आंदोलन ही साधनहीन लोगों के लिए चला रहे हैं। जब आंदोलन सफल होगा तो जो साधनहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनको ही हमारे आंदोलन का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो हर परिवार से कम एक सदस्य को बहुजन क्रांति मोर्चा के आज़ादी के आंदोलन में शामिल करने के लिए हम आप लोगों को आह्वान कर रहे हैं। आप भी इसके लिए कोशिश करिए। प्रताप सहरन, सर क्या आप किसी ऐसी वैकल्पिक योजना पर काम करने का सोच रहे हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता दिखे, अर्थात 2024 का चुनाव भी घोटाला करके EVM से ही होता दिखे, उसे रोकने के लिए उंगली टेढ़ी की जा सकती है? हमारे पास संवैधानिक तरीका है और उस संवैधानिक तरीके से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। उसके द्वारा रोका जा सकता है। रोकने का सारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इसे रोकने की कोशिश कर नहीं रही है। 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय सही निर्णय था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस J चेलमेश्वर भी कह रहे हैं। मगर जो अभी चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए
उनके समय में जो निर्णय दिया गया है वो अपने ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में निर्णय दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर बहुत सारी गलत सलत बातें हो रही है। इसलिए हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि हमारे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के द्वारा ईवीएम के विरोध में भारत बंद का कार्यक्रम हमने तैयार किया हुआ है। इस कार्यक्रम में आप साथ सहयोग करिए। टेढ़ी उंगली करने का ये मतलब नहीं है कि असंवैधानिक तरीके से काम किया जाए। असंवैधानिक तरीके से काम करने के लिए हम तैयार नहीं। भीम जन आंदोलन से अगर सरकार ईवीएम को बंद नहीं करती है तो क्या हमें ईवीएम से होने वाले मतदान का बहिष्कार करना चाहिए या कोई और रास्ता है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे बयान करवाने जाएंगे तो रंजन गोगोई जैसे न्यायाधीश न्याय बेच देंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा आंदोलन ज़्यादा तेज करने की जरूरत है, बड़ा करने की जरूरत है, ज़्यादा समर्थन हासिल करने की जरूरत है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बहुसंख्यक लोगों का समर्थन हासिल हो जाएगा तो इस मामले को रोक लगाने के लिए हम कामयाब हो जाएंगे। प्रताप सारण सर, मेरा सुझाव है कि पंचायत चुनाव हो या अन्य किसी चुनाव में जहां कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल हो, वहां अगर हमारे लोग पाते हैं कि घोटाला हुआ है तो संबंधित स्थानीय और मजिस्ट्रेट के पास शिकायत देकर घोटाले के सबूतों को तत्काल प्रिजर्व कराया जाना चाहिए ताकि चुनाव आयोग या अन्य कोई सबूतों को नष्ट न कर पाए और अनुकूल समय आने तक सबूत सुरक्षित किए जा सके। प्रशासन के पास में इस तरह के कंप्लेंट करने का कानूनी अधिकार है या नहीं है, इस बात के बारे में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है और चुनाव आयोग के काम में दखलंदाजी करने का प्रशासन को अधिकार नहीं है, ये जानकारी हमारे पास में है। इसलिए न्यायालय को ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है, मगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय हस्तक्षेप करने का काम नहीं करती है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना। उल्लेखनीय है कि जांच के दायरे में आने वाले किसी भी रिकॉर्ड को जांच अधिकारी प्रिजर्व करा सकता है। चुनाव के जो अधिकारी होते हैं या ऑब्जर्वर होते हैं उनके पास ये कंप्लेन की जा सकती है। 2014 के चुनाव के घोटाले की जब भी कभी जांच होगी, चुनाव आयोग को उसमें सबूत नष्ट करने का अपराधी माना जाएगा। आपके इस संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। 2014 ही नहीं, 2019 के सबूत के बारे में भी बहुत सारे सबूत आए हुए हैं और ये सबूत लोगों के पास अवेलेबल है और इस सबूत के आधार पर कोर्ट में केसेस दायर किए जा चुके हैं। हमारे द्वारा भी केस दायर करना मार्च में करने वाले थे, मगर कोरोना की वजह से वो केस दायर नहीं किया जा सका। अभी जैसे ही कोरोना का ये मामला ख़त्म हो जाता है, केस तैयार करके रखी हुई है और हम लोग केस दायर करेंगे। कुमार भीम, कोरोना वायरस कैसे फैला है? जानवरों से या पंछियों से या चीन ने जानबूझकर कोई वायरस छोड़ा है? अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर छोड़ा गया है, मगर वैज्ञानिक लोग ही इसके बारे में ज़्यादा बड़े पैमाने पर बता सकते हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इसके बारे में कुछ बात बता सकती है। भारत सरकार कोई नया राजनीति खेल रही है, हो सकता है ऐसी कोई नई राजनीति खेलने का काम वो कर रहे हैं। हमें संगठित रूप से इसका विरोध करने का काम करना चाहिए। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि मीडिया बिका हुआ है, हो सकता है जनता में भ्रम फैला रही हो। भारत का मीडिया बिका हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि भारत का मीडिया खुद ब्राह्मण बनिया के नियंत्रण में है। उसको बिकने की क्या ज़रूरत है? वो खुद ही जिनके नियंत्रण में हैं वो केवल अपने लोगों के हक के लिए, भारत की प्रजा के हक के लिए नहीं काम कर रहा है, केवल अपने जाति हितों को बचाव करने के लिए काम कर रहा है। ये उनका भ्रष्ट आचरण संविधान और कानून के विरोध में है। ये हम लोगों को समझना होगा और इसके बारे में लोगों को जागृत करना होगा। आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों का हम लोग लगातार जानकारी दे रहे हैं। आपके सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे, ये लिखने का आप काम करेंगे, अगले वीडियो में जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।